हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पत्नी है वो अपनी ओर से या फिर अपनी और अपने बच्चे की ओर से एक भरण पोषण की पिटीशन फाइल करती है, लेकिन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत ना करके नए कानूनों के अंतर्गत फाइल करती है। तो इसको हमें कैसे डील करना है, क्या इसका फर्क पड़ेगा, कैसे आप इसमें अपना बचाव करेंगे। देखिए, जब पिटीशन फाइल होगी तो पिटीशन फाइल होने के बाद आपको पिटीशन की कॉपी रिसीव होगी। पिटीशन की कॉपी रिसीव होने के बाद आपको सबसे पहले अपने रिप्लाई पे वर्क करना है, यानी कि आपको क्या रिप्लाई फाइल करना है और रिप्लाई फाइल करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आपको ओपिनियन की ज़रूरत होगी। यदि आपकी डेट नियर बाय है तो आप पहली डेट पे अगर नहीं भी जाते, स्किप भी कर देते हैं पहली डेट, तो चलेगा। लेकिन नए कानूनों के अंतर्गत ये जरूर ध्यान रखें कि कोर्ट केवल आपकी 2 ही एडजॉर्नमेंट अलाउ कर सकती है, इसलिए एडजॉर्नमेंट उस स्टेज पे लें जहां पे बहुत आवश्यक है, अदरवाइज एडजॉर्नमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बात ध्यान रखते हुए यदि आपको आज समन रिसीव हुआ और बीच में टाइम है तो फिर कोशिश करनी है कि एडजॉर्नमेंट ना लें। अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाए हैं चीज़ों की और अभी आप रिप्लाई फाइल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट में अपियर हो जाइए, और कोर्ट में अपियर होकर के आप ये बोलिए कि आपको अपने वकील साहब अपॉइंट करने हैं, तो आपको एक डेट दे दी जाए, अगली डेट पे आप वकील साहब के साथ यहाँ अपियर हो जाएंगे। तो इस रेफरेंस पे, इस कंटेक्स्ट में आपको एक डेट भी मिल जाएगी और आपकी एडजॉर्नमेंट भी मार्क नहीं होगी। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट डेट लगेगी तब तक हमको अपने रिप्लाई पे वर्क करके एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई फ्रेम करना है। रिप्लाई आपका जो होता है वो आपकी तरफ से आपका केस होता है, यानी रिप्लाई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रिप्लाई में जो गलत कर दिया वो जजमेंट में कोर्ट होगा, तो इसलिए रिप्लाई में कभी कोई गलती नहीं करनी, क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं लिखनी, टू द पॉइंट रहना होता है, कथा कहानियाँ नहीं गानी होती हैं। जितना टू द पॉइंट आप रिप्लाई बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जब हम इस रिप्लाई को पूरा बना लेते हैं, इसके बाद हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा निर्देश है रजनेश वर्सेस नेहा में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग एक एफिडेविट फाइल करना होता है। तो हमें अपना जो एफिडेविट फाइल करना होता है वो भी हमको ड्राफ्ट करना चाहिए। ड्राफ्ट करके उसमें हम जो स्पेशल पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कुछ मामलों में आपके पास सबूत होता है कि लड़की अडल्ट्री में है, कुछ मामलों में आपके पास सबूत होता है कि लड़की जॉब करती है, कुछ मामलों में उसकी इनकम का कोई और प्रूफ आपके पास होता है। तो जब आप अपना एफिडेविट दें तो वहाँ पर एक बिंदु होता है कि अन्य कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, तो वहां पर आप बिंदु बना के सारी जानकारियां अपने एफिडेविट में भी कोट कर सकते हैं अपनी पत्नी के बारे में, जो कि आपको डेफिनेटली करनी चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड पे सारी आ जाए। क्योंकि जब आप रिप्लाई फाइल करते हो, कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई के टाइम पे आपको जानकारी नहीं होती, बाद में आपको जानकारी मिलती है। तो अगर आपको रिप्लाई के टाइम पे जानकारी है तो उस समय पे भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन एफिडेविट में जरूर मार्क करना चाहिए। अब ये एफिडेविट आप जब देंगे, इसके साथ साथ मान लो आपके पास आपकी वाइफ का ऑफर लेटर है या कुछ और है, तो उस एफिडेविट के साथ उस प्रूफ को भी आप एनेक्चर कर देंगे। अब जब ये एफिडेविट आपने दे दिया, सब कुछ कर दिया, इसके बाद भी मान लो कोर्ट इंटरिम के टाइम पे आपके ऊपर कुछ मेंटेनेंस लगा देता है कि भाई जो आप कह रहे हैं ये मेरिट का विषय है, अभी फिलहाल हमने आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस तय कर दिया, फिर देखते हैं। तो इंटरिम मेंटेनेंस के बाद लड़की को गवाही देनी होती है। जनरली गवाही में वो केवल अपना एफिडेविट देती है और उसके बाद आपको उसका क्रॉस करना होता है। कुछ मामलों में वो अपने अलावा अपने माता या पिता में से किसी एक का और एफिडेविट दे देती है, उनका भी आपको क्रॉस करना होता है। तो जो यहाँ पे लड़की का क्रॉस होता है, क्योंकि केस लड़की की तरफ से है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन उदयपुर के मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन पे ही कम से कम 10 घंटे की कंसल्टेशन ली है, अलग अलग 2-2 घंटे के पार्ट में। रीजन बिहाइंड इट, वो जानते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूरा केस निकाला जा सकता है। एक छोटी से छोटी चीज को भी उस पर वर्कआउट उन्होंने किया है ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत बेहतर हो। तो कहने का मतलब, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसे ही नहीं जाकर के बस 4 क्वेश्चन पूछ लिए। अभी कुछ मामले मेरे पास आए जहां हमने क्रॉस क्वेश्चन देखा, एक भी चीज उसमें काम की नहीं पूछी हुई थी। तो अगर ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो किया ना किया बराबर। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लड़की से चीजें कबूलवा लेते हो तो केवल मेंटेनेंस केस में ही नहीं बल्कि हर केस में उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी सर्टिफाइड कॉपी को आप अपने क्रिमिनल केस में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले भी आपको क्या करना है, क्रॉस क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन में आप अपने क्रॉस क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करवाएं, तब क्रॉस एग्जामिनेशन लड़की का करें ताकि वो चीजें निकल करके सामने आ जाएं जो कि हमको एग्जैक्टली चाहिए। अब जब लड़की वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसके एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे, जैसा आप उससे पूछेंगे भैया तुम्हारी क्रॉस हो गई और कोई गवाह देना है, जनरली केसेज में लड़की मना कर देती है, नहीं और कुछ नहीं देना है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैक्सिमम टाइम होते नहीं है। तो अब ऐसे में लड़की का एविडेंस क्लोज हो जाता है और आपके एविडेंस पे फाइल आ जाती है। अब यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। जब आपके एविडेंस पे फाइल आती है तो लड़की का वकील बिल्कुल तत्पर रहता है कि अब मैं लड़के से क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके सारी चीजों को खोल दूंगा और सब कुछ हमारे फेवर में आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपके डिफेंस पे फाइल आई, आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी है कि मैं अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का गवाह प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।
मैं अपनी तरफ से केवल दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ही देना चाहता हूं, जिसकी सूची निम्नलिखित है 1 2 3 4 और सब एनेक्स्टर करके आपने दे दिया। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? देखो, अगर आप गवाही दोगे, मान लो अपनी भी गवाही देते हो, तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी का वकील करेगा। आप कितने ही सतर्क रह लो, फिर भी कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर निकाल दोगे जो कि आपके अगेंस्ट चला जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप अपनी तरफ से गवाह देते हो तो सामने वाली पार्टी उसको ड्रैग भी कर सकती है, क्रॉस को ड्रैग कर सकती है, चीफ को ड्रैग कर सकती है। 2 गवाह देते हो, 3 गवाह देते हो, तो अगर आप ये गवाही वाला पार्ट बचा दो तो आप कम से कम अपने 6 महीने से लेकर साल भर का टाइम सेव कर लोगे। क्योंकि अगर आप केवल डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ही सबमिट कर रहे हो तो उसका तो कोई क्रॉस क्वेश्चन होता ही नहीं। जैसे आपने सबमिट किया, नेक्स्ट डेट सीधा फाइनल आर्ग्यूमेंट पे लग जाएगी, तो आपका एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बच गया। ये मैं नए लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आज के हिसाब से बात करूं तो आज तो डिफेंस पे 1.5 साल 3 साल केसेस खिंच जाते हैं, तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नए कानून के हिसाब से बता रहा हूं कि नए कानून में अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप अपना कम से कम 6 महीने से साल भर का टाइम सेव कर लेंगे और फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। उल्टा आप बचेंगे ही, कुछ ना कुछ जो गलत निकलना था वो नहीं निकलेगा, वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगा। हम हर मेंटेनेंस के केस में ऐसे ही करते हैं और इसी वजह से, इसी कारण से हमारे जितने भी मेंटेनेंस के केस हैं, कोई भी मेंटेनेंस का केस 2 साल से ऊपर नहीं चलता, उससे पहले ही सब खत्म हो जाते हैं। और जो मेरे फिजिकल क्लाइंट है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो उसका रीजन ये होता है, डिफेंस वाला पार्ट हम पूरा खत्म कर देते हैं। अब फाइल आ जाती है सीधा आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा रिटर्न आर्ग्यूमेंट ही कोर्ट में फाइल करना है। अगर आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट दोगे और कोई गलत जजमेंट हो जाता है, मीन्स आपके फेवर में नहीं होता है, तो आप उसको चैलेंज भी करोगे तो जो आपका वर्जन है एटलीस्ट वो रिकॉर्ड पे रहेगा। तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट के काफी फायदे आज के समय मिलते हैं। तो इस तरह से अगर नए कानून के अंतर्गत जाकर के लड़की अपना कोई केस दर्ज कर रही है तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इसी प्रोसीजर में आपको इस पूरी प्रक्रिया को डील करना है। आपका टाइम भी बचेगा और अगर जैसे मैंने बताया एफिडेविट में आप सारी चीजें लड़की की भी दिखा देते हैं तो कंक्रीट होने पर आपका मेंटेनेंस भी बच सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।